आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो आपको किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना चाहता? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। अरे नहीं, आपका वो जलनखोर दोस्त नहीं, कोई और है। नहीं सोच पा रहे? चलिए मैं बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ टर्निंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। चलिए आज की इस आंखें खोल देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक है द लेजी बॉय। लेजी मतलब होता है आलसी, सुस्त, बॉय मतलब लड़का, आलसी लड़का। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी ये फ्रेज देखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, ये वाक्यांश देखेंगे तो इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड रॉबिन। एक लड़का था जिसे बुलाया जाता था रॉबिन के नाम से, यानी रॉबिन नाम का एक लड़का था। यहाँ पे हमने देयर का उच्चारण नहीं किया क्योंकि यहाँ देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में लगाया गया है यहाँ पे इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस सेंटेंस में वर्ब या ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो, वहाँ पे उस अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी वर्ड लगाया जाता है देयर के रूप में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अ वेरी लेजी बॉय। वह था एक बहुत आलसी लड़का। वह एक बहुत आलसी लड़का था। He never used to do things on time. वह कभी नहीं, never मतलब कभी नहीं, used to ऐसा फ्रेज है, ऐसा वाक्यांश है कि जब भी हम अतीत में किसी चीज को बार बार करते थे, उसको यानी आदतन या अभ्यस्त रूप से उसको करते थे, तो पास्ट का बात को प्रेजेंट में बताने के लिए कि मैं ये चीज़ किया करता था, जब मैं छोटा था तो मैं ये किया करता था, मैं वहाँ जाया करता था, तो उस बात को बताने के लिए यूज्ड टू लगाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वह कभी नहीं करता था, डू मतलब करना, कभी नहीं किया करता था थिंग्स ऑन टाइम, चीज़ों को, किसी भी चीज़ को समय पर, ऑन टाइम मतलब समय पर कभी नहीं किया करता था। एक बात समझ लीजिए कि ये पूरा लेसन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को बखूबी जानने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑलवेज डिलेड देम, और उन्हें हमेशा देर कर देता था। किसी भी चीज को समय पर नहीं करता था और हमेशा उन्हें डिलेड मतलब देरी, विलंब, तो देर कर देता था उन्हें। वन डे हिज मदर सैड टू हिम। एक दिन उसकी, हिज मतलब उसकी, उसका, उसकी माँ कही, टू हिम उसको, एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, रॉबिन स्विच ऑफ द गैस। रॉबिन गैस बंद करो। स्विच ऑफ मतलब होता है बंद करना, तो वो बोली गैस को बंद करो। रॉबिन डिलेड गोइंग। रॉबिन जो है वो जाते हुए, ये कंटिन्यू हो रहा है कोई चीज, तो जाते हुए डिलेड देर कर दी। रॉबिन ने जाते हुए देर कर दी। एंड और व्हेन ही डिड, और जब वह, डिड मतलब किया, तो जब वह किया, क्या किया, कौन सी क्रिया किया, जाने वाली क्रिया, तो यानी जब वह गया, द मिल्क हैड बॉइल्ड ओवर। मिल्क हैड, ये हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, और बॉयल का बॉइल्ड हो गया मतलब कि उबल गया, उबल चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी कि दूध उबल चुका था। जब तक वह गया दूध उबल चुका था। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब हैड देखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, जिसके अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था आता है। तो जब तक वह गया दूध उबल चुका था। वन डे, एक दिन, His father said to him,
उसके पिता ने उससे कहा, से का पास्ट टेंस सैड। और आपने ध्यान दिया होगा जब भी आर आ रहा है ना तो हम उसको आधा उच्चारित करें, फादर, क्योंकि एक रूल्स है कि जब भी आर के पहले ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक वॉवेल्स लगा हो उस जगह पे हम आर को उच्चारित नहीं करते हैं, उसे या तो आधा उच्चारित करते हैं या बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। फादर, यहाँ पे नेवर, समझ में आया ना। तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, सन, बेटे, टाइम इज वैल्यूबल। वैल्यूबल मतलब होता है मूल्यवान, कीमती, समय बहुत कीमती है। वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम। वन मतलब तो एक होता है, लेकिन यहां इसका मतलब हुआ एक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को शुड मतलब चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस करते हैं ना तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। जब आपको किसी को सलाह देना है, किसी को राय परामर्श देना रहता है तो शुड मतलब चाहिए, तुम्हें ये चीज करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो किसी को चाहिए ऑलवेज, हमेशा, डू करना चाहिए, थिंग्स ऑन टाइम, चीजों को, काम को हमेशा टाइम पे, समय पे करना चाहिए किसी व्यक्ति को, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, एक बार गया तो वापस नहीं लौटना है। रॉबिन डिड हियर हिम बट केप्ट क्वाइट। रॉबिन डिड हियर मतलब रॉबिन ने सुना उनको, उनकी बातों को सुना। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब डिड होता है ना उसका इस्तेमाल अमूमन नहीं किया जाता है। हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है, और पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग ना करके वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, लेकिन यहाँ पे डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। ऐसा किस कंडीशन में होता है? जब हम किसी बात को जोर देकर बोलते हैं, बोला जाता है, तो जोर देने के लिए जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें भी डिड का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। तो यहां इसका मतलब होगा रॉबिन डिड हियर, रॉबिन उसकी बातों को सुना तो, बट लेकिन केप्ट क्वाइट, चुप रहा, शांत रहा। अब यहां पे भी एक चीज और ध्यान देने वाली है, QUIET, क्वाइट मतलब होता है शांत, चुपचाप, चुप। वहीं पे QUITE, क्वाइट मतलब होता है पूर्ण रूप से, अत्यंत, बिल्कुल। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो रॉबिन ने उनकी बातों को सुना तो, यहां पे जोर देकर बोला जा रहा है ना, सुना तो, इसीलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है, लेकिन चुप था। केप्ट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो यहां पे चुप था। वन डे, एक दिन, ही केम टू नो दैट ही हैड वॉन the first prize in a quiz competition that he had participated in. एक दिन he came to know, इसको भी came to know, ये फ्रेज एक वाक्यांश के रूप में हमेशा याद रखिएगा। came to know मतलब होता है पता चला। ऐसे तो अगर हम इसका एक एक वर्ड का अनुवाद करेंगे तो came मतलब आए, no मतलब जाने, no मतलब जानना, तो जानने आए, तो ऐसा नहीं होगा। ये एक फ्रेज की तरह है, केम टू नो मतलब पता चला। एक दिन उसे पता चला, दैट मतलब कि ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने प्रथम पुरस्कार जीता। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और विन का थर्ड फॉर्म लगा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस यानी चुका था, लिया था, तो वह पहला इनाम जीत चुका था, पहला इनाम जीत चुका था। इन अ क्विज कंपटीशन, एक क्विज, क्विज मतलब होता है प्रश्नोत्तरी, कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता, मुकाबला, प्रतिस्पर्धा। एक प्रश्नोत्तरी मुकाबले में, प्रतियोगिता में वह पहला प्राइज जीता था। दैट ही हैड पार्टिसिपेटेड, दैट जो कि वह हैड पार्टिसिपेटेड, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पार्टिसिपेटेड मतलब होता है हिस्सा लेना, हिस्सा लिया, भाग लिया, जिसमें उसने भाग लिया था, उसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिला। ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज, उसे बुलाया गया। आस्क्ड,
आस्क मतलब था पूछना, कहना, मांगना, तो उसे कहा गया कलेक्ट। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, वसूल करना, ले लेना। तो उसे लेने के लिए, इनाम लेने के लिए बुलाया गया द सेम डे, उसी दिन उसको इनाम लेने के लिए बुलाया गया। लेकिन बट मतलब लेकिन रॉबिन डिड नॉट गो, रॉबिन नहीं गया। ये यहां पे देखे डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगा ना, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है, नहीं वाला शब्द है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पे डिड नॉट गो, जब भी डिड लगता है ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, ठीक। तो ये भी है डिड नॉट गो, वह नहीं गया। ही वेंट टू कलेक्ट द प्राइज नेक्स्ट डे, वह वेंट। अब यहां पे देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, यहां पे डिड नॉट गो लगा है, यहां पे डिड नहीं लगा है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके बदले में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो वह गया। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अमूमन पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है, जहां ज्यादा जोर देना रहता है वहीं पे लगता है। तो यहाँ पे लगा था क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में स्वाभाविक रूप से लगता है, पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो वह गया टू कलेक्ट, लेने गया, द प्राइज, उस इनाम को, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। वह उस इनाम को लेने अगले दिन गया, सेम डे नहीं गया, उसी दिन नहीं गया जिस दिन उसको बुलाया गया था, क्योंकि वो लेजी था। बट द प्राइज हैड बिकम यूजलेस, लेकिन जो इनाम था, पुरस्कार था, हैड बिकम यूजलेस, बेकार हो चुका था। फिर से हेल्पिंग वर्ब हैड, बिकम, बिकेम, बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होता है, सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, याद रखिए ना, बिकम, बिकेम, बिकम, तो ये थर्ड फॉर्म इसको बोला जाएगा ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी बेकार हो चुका था, यूजलेस मतलब बेकार, फालतू, वह बेकार हो चुका था वह इनाम। क्यों? फॉर इट वॉज अ टिकट टू अ मैजिक शो। फॉर, अब ये चीज आप राइट डाउन कीजिए अब भी अपनी कॉपी में, क्योंकि अमूमन हमने आज तक फॉर मतलब के लिए पढ़ा है, हर जगह के लिए के आगे हम कुछ जानते ही नहीं है फॉर का मतलब। तो आप ये याद रखिएगा कि फॉर का और भी अलग अलग मीनिंग निकल कर आते हैं। तो इसका मतलब होता है क्योंकि, के कारण, के प्रति। और एक बात और ध्यान रखिए, फॉर मतलब छैला भी होता है, अलबेला भी होता है, रंगीला भी होता है, रंगीले व्यक्ति को भी फॉर बोलते हैं। ये चीज आज तक आपको पता नहीं होगा, तो आप कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकल के आता है क्योंकि इट वॉज अ टिकट टू मैजिक शो, यह था मैजिक शो, मैजिक जादू के शो का टिकट, यह जादू के शो का टिकट था ना। मैजिक मतलब जादू, शो मतलब प्रदर्शन, तमाशा, दिखावा, तो जादू के प्रदर्शन का वह टिकट था। विच वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे, जो कि, विच मतलब जो कि, वॉज था, हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है आयोजित, रखना, रोकना, धरना। धरना वो धरना प्रदर्शन वाला धरना नहीं, थामना, थामने वाला धरना, पकड़ने वाला धरना। तो जो कि हेल्ड, आयोजित किया गया था, द प्रीवियस डे, प्रीवियस मतलब होता है पिछला, पहले का, एक दिन पहले का के दिन जो है उसको आयोजित किया गया था। जिस दिन गया था उस दिन तक तो जादू खत्म हो गई थी। अब प्रीवियस का भी एक अर्थ आप लिख लो, प्रीवियस मतलब पिछला। कौन सा पिछला? अंतिम के पहले वाले को पिछला बोलते हैं, ठीक ना। अगर 4 अंक है तो 4 अंक में से तीसरे को प्रीवियस बोलेंगे, क्योंकि वो अंतिम चौथे नंबर के पहले आया प्रीवियस। पहले को प्रीवियस नहीं बोलेंगे, दूसरे को नहीं, पहले को फर्स्ट बोलेंगे, दूसरे को सेकंड बोलेंगे, तीसरे को प्रीवियस आप बोल सकते हैं और चौथे को फोर्थ बोलेंगे ही। तो अंतिम के पहले वाले किसी भी चीज को प्रीवियस बोला जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम करते हैं ना, हम किस में है यार, तो एमए प्रीवियस में है, तो एमए फर्स्ट ईयर नहीं बोलेंगे, प्रीवियस भी बोलते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का होता है एमए ना। तो प्रीवियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंतिम के पहले वाला वर्ष यानी प्रीवियस। रॉबिन रियलाइज्ड, रॉबिन ने महसूस किया, एहसास किया। रियलाइज मतलब एहसास होना, समझना, महसूस करना। तो रॉबिन महसूस किया हिज मिस्टेक, अपनी गलती को एहसास किया उसने। एंड लर्नड, और सीखा, हिज लेसन, अपनी सबक को वह सीखा।
कि लेट करने से कितना नुकसान हो सकता है। अगर मैं लेट नहीं किया होता, समय पर हर काम करता, तो ना दूध जलती, ना मैजिक शो छूटता, और आगे आने वाले समय में और भी क्या क्या छूटता उसकी लाइफ से इस आलसपन के कारण। तो मेरा आपसे यही सुझाव है, हर काम को समय पर ही कर देना चाहिए, आगे के लिए बोझ नहीं रखना चाहिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही है, डू नॉट डिले डूइंग थिंग्स। काम को करने में, चीज़ों को करने में देर नहीं करनी चाहिए, देरी ना करें। ठीक, कोई भी काम, कोई भी चीज़ को तुरंत निपटाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में अतिरिक्त बोझ नहीं रहेगा। करना तो है, या तो आज करो या कल, कल करोगे तो वो बोझ जैसा दिमाग में रहेगा, दिमाग से भी वो चीज़ करते रहोगे लेकिन बोझ रहेगा। अगर वो आज करके निपटा चुके रहेंगे तो बोझ दिमाग का हल्का हो जाएगा और नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में होंगे, क्योंकि दिमाग खाली हो चुका रहेगा। और किसी चीज़ की चिंता रहेगी तो दिमाग तो पहले से पैक्ड है। आप शरीर से मत करो, मन से तो कर रहे हो ना, सोच रहे हो ना, चिंता कर रहे हो ना। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको हर चीज़ समय पर करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। एक बार आलस को त्याग कर तो देखिए, जो चाहोगे मिलेगा। हर सफलता आपके कदमों में होगी। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।